हाँ तो बच्चों इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर इन एसी सर्किट। एक अल्टरनेटिंग करंट का जो सर्किट है उसमें एवरेज पावर कितनी कंज्यूम होगी वो इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं एवरेज पावर। देखिए एवरेज पावर इन एसी सर्किट, हम इसको करेंगे एवरेज पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में एवरेज पावर हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो लिखिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट power is equal to the product of alternating voltage and alternating current in an AC circuit. Power is equal to alternating voltage and alternating current ठीक है। तो ये हो गया P इज इक्वल टू VI, लिख लीजिए। P is equal to VI। अब इसके अंदर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस। देखिए इंस्टेंटेनियस पावर PI it is equal to multiplication of alternating voltage and current, alternating voltage and current at given time स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बच्चों, फिर इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट एट गिवन टाइम, देखो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से आएगा। P instantaneous is equal to या इससे पहले लिखिए वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट लेट्स V is equal to V naught sin omega t and current at any instant I is equal to I naught sin, माना कि दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है तो लिख लेते हैं ओमेगा टी माइनस 5। इस तरीके से लिख लिया हमने।
ठीक है बच्चों, अब V निकालेंगे हम। V निकालेंगे, अच्छे से साबित कर लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, PI is equal to VI is equal to V नॉट साइन ओमेगा टी, इसके लिए लिख देंगे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, तो बच्चे से कैलकुलेट कर लेते हैं। PI इज इक्वल टू V नॉट I नॉट, इसको आगे ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं। देखो बच्चों, इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको फॉर्मूला बना देते हैं 2 साइन सी डी, 2 साइन सी साइन डी का, तो ये हो गया ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला अगर हम देखें 2 से 2 कट जाएगा, तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन सी साइन डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस सी माइनस डी माइनस कोस सी प्लस डी। वो फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम आगे लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो हम लिखेंगे कोस सी माइनस डी। देखो बच्चों, ओमेगा टी माइनस डी, तो माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये लिख लिया हमने, माइनस कोस सी प्लस डी, सी ये रहा बच्चों, डी ये रहा, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये लिख लिया हमने, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखो बच्चों, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा टी से ओमेगा टी माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो cos 5 बचेगा। तो हम यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिटा के नेक्स्ट करते हैं। आई होप ले लिया होगा आपने। तो देखो बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आ गया हमारे पास पी आई इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, और साथ में आ गया cos 5, और ये आ गया बच्चों माइनस, सॉरी वी नॉट आई नॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, और साथ में लिख देंगे cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये हो गया बच्चों, ये आ गई इंस्टेंटेनियस पावर। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है बच्चों, अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर। देखो बच्चों, एवरेज पावर फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो बड़ी बात नहीं है, लिखेंगे हम एवरेज पावर इसको हम दिखा देंगे P बार से। ठीक है बच्चों, एवरेज पावर को P बार से डिनोट कर देंगे हम। तो बच्चों निकाल लेते कितना आएगा। तो देखो ये आया था हमारा PI बार, या फिर इसको क्या लिख लेंगे हम, और P बार। तो देखो PI बार कंप्लीट साइकिल के लिए V नॉट I नॉट अपॉन 2 cos फाई, इसका भी एवरेज, माइनस V नॉट I नॉट अपॉन 2 cos ओमेगा t माइनस फाई, इसका भी एवरेज। ठीक है, तो बच्चों इसका एवरेज निकालो कितना आएगा। देखो ये तो टाइम डिपेंडेंट है, इसका तो एक साइकिल के लिए एवरेज 0 आ जाएगा। फंक्शन V नॉट I नॉट to cos phi is टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। इसमें तो देखो टाइम की कोई टर्म ही नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट एंड फंक्शन V नॉट I नॉट अपॉन 2 cos ओमेगा t माइनस फाइव इज टाइम डिपेंडेंट, इज टाइम डिपेंडेंट बच्चों जो भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता है हमारा, उसका एक साइकिल के लिए एवरेज आता है 0। ठीक है, ये हमने निकाल के देखे हुए पहले, एक साइकिल के लिए इसका एवरेज निकालेंगे तो 0 आएगा। तो हम लिख लेंगे, ये उतार लीजिए, आप उतार लिया होगा आपने। देखो बच्चों लिखते हैं हम, therefore average value for a complete cycle, a complete cycle, average value for a complete cycle will be 0, will be 0 for time dependent function, time dependent function, function therefore average power will be क्या हो जाएगी बच्चों, P बार इज इक्वल टू V नोट I नोट अपॉन 2
cos 5, ये आ गई एवरेज पावर। सेकेंड वाला फंक्शन था ये वाला, ये टाइम डिपेंडेंट था, इसकी वैल्यू एक साइकिल के लिए 0 हो गई, तो हमारे पास बचा ये। आ गया हमारा आंसर, उतार लीजिए। उतार लिया आपने? देखो आगे लिखते हैं हम। This function can also be written as, किस तरीके से लिखा जा सकता है इसको? देखो बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बार इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2 I नॉट अपॉन √2 को √2 से करेंगे 2 आ जाएगा, V नॉट I नॉट एज इट इज आ जाएंगे cos 5। अब इसको हम कुछ बोल सकते हैं, V नॉट अपॉन √2 VRMS, I नॉट अपॉन √2 IRMS cos 5, ठीक है। तो बच्चों इसको हम बोल देंगे therefore P बार इज इक्वल टू VRMS IRMS cos 5, ये आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। फाइंड आउट कर लिया हमने। उतार लीजिए बच्चों, ये एवरेज पावर का कैलकुलेट हो चुका है। फिर हम इसकी कुछ कंडीशंस करेंगे। उतार लिया, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हम केस 1 करेंगे। इफ phi is equal to 0, phi is equal to 0, it means there is no phase difference between V and I। V और I में जब फेज डिफरेंस नहीं होता है तो बच्चों वो सर्किट कौन सा होता है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देन सर्किट विल बी प्योर रेजिस्टिव, ठीक है। सर्किट प्योर रेजिस्टिव होगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। देन cos 5 is equal to 1 and P bar is equal to VRMS IRMS ठीक है। ये उतार लीजिए। इन दिस केस पावर लॉस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा बच्चों, प्योर रेजिस्टिव, तो पावर लॉस मैक्सिमम होगा। पावर लॉस विल बी मैक्सिमम
बता लीजिए पावर लॉस विल बी मैक्सिमम। दूसरा करते हैं इसका हम, केस 2 करते हैं। इफ केस 2 if phi is equal to pi by 2, phi की वैल्यू अगर pi by 2 के इक्वल है तो क्या होगा बच्चों, in this case cos is equal to 0, therefore average power will be 0, एवरेज पावर भी 0 आ जाएगी। In above case the circuit will be pure inductive or pure कैपेसिटिव। इस केस में जो सर्किट होगा वो या तो प्योर इंडक्टिव होगा या प्योर कैपेसिटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2, ठीक है, और ये V और I के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 कब होगा बच्चों, जब सर्किट प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव होगा, ठीक है। हम लिख लेंगे इन दिस केस पावर लॉस will be 0। इस केस में सर्किट में पावर लॉस होगा ही नहीं, पावर लॉस 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये फेज डिफरेंस पाई बाई 2 ये किस किस के बीच में है, देखो ये किस किस के बीच में है, बिटवीन V एंड I, बता लीजिए। ठीक है, उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक भी है। इसमें ये जो टर्म आई थी पावर वाली टर्म में cos फाई जो आया था उसकी स्टडी करते हैं। उतार लिया होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पावर फैक्टर। तो बच्चों अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी एवरेज पावर वाली देखी थी।
उसमें आया था IRMS, VRMS, IRMS, cos phi। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो VRMS IRMS है ये कैसी वैल्यू है? ये तो RMS वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यूज तो है नहीं। हम जानते हैं कि मैक्सिमम 311 वोल्ट तक जाएगा, ठीक है, और ये तो लगभग हम VRMS तो 220 वोल्ट उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। इसका मतलब ये जो VRMS IRMS है, RMS वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं होती कभी भी, ये कैसी वैल्यू होती है? अपरेंट वैल्यू। ठीक है, ये तो हम उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम देखते हैं साइन वेव का फंक्शन तो हर पल चेंज हो रहा है, तो हम ये जो इसकी वैल्यू निकाल के देते हैं ये उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, ये उसकी अपरेंट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कितना पावर कंज्यूम होगा सर्किट में वो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, cos फाई पे। इसलिए ये जो फैक्टर है cos फाई, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि VRMS और IRMS का मल्टीप्लाई तो एक अपरेंट फैक्टर है, क्योंकि VRMS और IRMS उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं देते हैं। तो जो पावर डिसाइड करता है वो ये वाला फैक्टर करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos phi इज इक्वल टू P एवरेज अपॉन P अपरेंट। ठीक है, और हम यहाँ लिख भी देते हैं सिंस VRMS IRMS are P apparent। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये तो उसकी RMS वैल्यूज होती है। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो बच्चों को आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर LCR सर्किट, LCR सर्किट के लिए जो हमने डायग्राम बनाया था वो बना लेते हैं। ये था R, ये था XL माइनस XC, और ये क्या था बच्चों? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये डायग्राम हमने बनाया था LCR सर्किट के अंदर। इसको नाम दे दीजिए A B C, ये एंगल फाई फ्रॉम अबोव ट्राइंगल cos फाई कितना होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? Z इम्पिडेंस। cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। पावर फैक्टर की एक और वैल्यू निकाल ली हमने। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम काम आएगी हमारे, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहां से कुछ हम डिसीजन निकालते हैं।
उतार लिया होगा आपने, तो मिटाते हैं। इसके केसेस की स्टडी कर लेते हैं हम। केस 1, if phi is equal to 0 degree, then cos 0 is equal to 1। तो क्या होगा बच्चों इस केस में? पावर फैक्टर विल बी maximum, so power consumption will be maximum and circuit will be प्योर रेजिस्टिव। ठीक है बच्चों, केस 2 भी इसमें हम कर लेते हैं। तो मिटा देता हूं, बना लिया होगा आपने। Case 2, if phi is equal to plus minus pi by 2, then cos plus minus pi by 2 is equal to 0। Power factor will be 0। Power factor will be 0, therefore power loss in the circuit will be 0। पावर लॉस भी सर्किट में 0 होगा। सर्किट कैसा होगा? देखो बच्चों, वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस हो, मतलब वोल्टेज करंट से π/2 आगे हो तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, और अगर करंट वोल्टेज से π/2 आगे हो तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है ना? तो ये जो फेज डिफरेंस है बिटवीन V एंड I, अगर ये फेज डिफरेंस है तो सर्किट कैसा होगा? सर्किट विल बी प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। उतार लीजिए। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉटलेस करंट और चोक कॉइल। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ट्रांसफॉर्मर की स्टडी करेंगे। आई होप इस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको पावर इन एसी सर्किट, उसकी एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पावर फैक्टर और उसकी गिवन कंडीशन समझाई है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।